नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शिल शर्मा, आप देख रहे हैं द रेड शो। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी की बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के इतिहास से जुड़ी हुई है। कैसे पाकिस्तान का जो परमाणु परीक्षण है उसकी भनक भारत के रॉ एजेंट्स को लग गई थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लग गई थी, लेकिन एक पीएम के डिसीजन के कारण हम उस परमाणु परीक्षण को रोक नहीं सके। हालांकि वो 14 साल लेट हो गया था, बट फिर भी पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण अपना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीब 9-10 दिन हो चुके हैं और रूस बार बार यूक्रेन को परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है। तो उससे रिलेटेड ये जो स्टोरी है वो है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर करते हैं ये स्टोरी की शुरुआत। 1962 और 1965 में भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका था। तो इस जंग की समाप्ति के बाद ऐसा महसूस किया गया कि भारत की जो बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हैं, उनके अंदर अगर कोई असामाजिक गतिविधियां होती है, देश के विरुद्ध कुछ गतिविधि होती है, कोई प्लानिंग की जाती है, तो उसके संबंध में जासूसी करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है। लेकिन अगर देश की सीमाओं के बाहर किसी दूसरे देश में भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए कुछ प्रयास किया जाता है, आतंकवादी गतिविधियां की जाती है, कोई प्लानिंग बनाई जाती है, युद्ध की योजना बनाई जाती है, तो उसका पता लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक अलग से एजेंसी होनी चाहिए, एक जासूसी जो एजेंसी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिससे कि हमें इन सब के बारे में पहले से पता लग सके, हमारे पास इनपुट इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे हम समय रहते इस पर अपनी कार्रवाई करके इसको रोक सकें। तो जब ऐसी कोई एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई तो उस टाइम पे भारत की पीएम हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया और 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की स्थापना की गई। हालांकि जब भी कोई एजेंट जो कि रॉ का एजेंट है वो अपनी आइडेंटिटी बताता है तो वो कभी भी रॉ नहीं बोलता, वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलता है, क्योंकि रॉ का हिंदी का में मतलब होता है कच्चा। तो इसको एक तरह से नेगेटिव चीज मानते हैं। तो मोस्टली वो जो भी एजेंट होते हैं वो रॉ को रॉ नहीं बोल के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। तो इसकी 1968 में स्थापना की गई और इसके पहले जो डायरेक्टर थे वो थे आर.एन. काउ। आर.एन. काउ को जासूसी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता था। जब रॉ की स्थापना हुई उसके कुछ दिनों बाद ही, कुछ टाइम बाद ही, एक फ्रांस के जो सीक्रेट एजेंसी होती है उसके जो डायरेक्टर थे उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उसमें पूछा गया उनसे कि अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 जो सीक्रेट एजेंट्स हैं या जो डायरेक्टर हैं उनको चूज करना चाहें, तो उन्होंने उस लिस्ट में 5 लोगों की लिस्ट में भारत के रॉ के जो ये डायरेक्टर थे आर.एन. काउ, इनका भी नाम लिया था। तो इस बात से आप खुद समझ सकते हैं कि वो जासूसी दुनिया में कितने माहिर थे। तो रॉ की स्थापना के बाद 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु बम परीक्षण किया था, जो कि पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस टेस्टिंग को, इस रिसर्च को विश्व के अन्य देशों से छुपा कर रखा गया था और एक सीक्रेट तरीके से इसको प्लान किया गया था, जिससे अगर और लोगों को और देशों को पता चलता तो वो इसका विरोध करते और भारत कभी भी ये परीक्षण कर ही नहीं पाता। तो भारत ने इसको सीक्रेट मिशन के तौर पर रखा और इसे सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी रॉ को दी गई, जिसे रॉ ने बखूबी निभाया भी। इसके बाद इसके साथ साथ ही रॉ अपने काम में लगी हुई थी। पाकिस्तान और चाइना में अपने एजेंट्स भेजे हुए थे जो कि वहां पे जासूसी कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा नेटवर्क वहां पे बना लिया था, बहुत अच्छे उनके सोर्स थे, तो वो अपना काम करने में लगे हुए थे। इसी दौरान में रॉ के लोगों के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा एक अफवाह के रूप में एक बात सामने आती है कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। अफवाह ये थी कि पाकिस्तान रावलपिंडी के करीब कहूटा में, कहूटा जो एक इलाका है, वहां पे परमाणु परीक्षण करने की योजना बना रहा है, वहां पे अपनी रिसर्च कर रहा है। वहां पे खान रिसर्च लेबोरेटरी थी जहां पे वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की प्लानिंग में है। अभी तक ये बात सिर्फ एक अफवाह के रूप में थी, रॉ को इस बारे में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे थे। अच्छा, एक बात और कि जब उस समय पर रॉ के जो भी खर्चे थे या जो रॉ रिपोर्ट करती थी वो डायरेक्ट पीएम को करती थी और जो खर्चे थे उनकी परमिशन भी पीएम के द्वारा ही दी जाती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर कोई जासूसी कर रहा है, एजेंट है, तो उसको सोर्सेस को रुपए देने पड़ते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, किसी बात की जानकारी लेनी है, तो जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसको रुपए देकर ही वो खरीदी जाती है, एक तरह से वो रिश्वत दी जाती है।
तो उन सब के खर्चों के बारे में जो भी परमिशन देनी है वो पीएम के द्वारा ही दी जाती थी, और जो रॉ है वो डायरेक्ट पीएम को ही रिपोर्ट करता था। ये सब चल रहा था। इसी दौरान में AQ खान, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं, तो अब्दुल कादिर खान प्योवरी विजिट करते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया जो कि किम जोंग उन अब जहाँ के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक तरह से तानाशाह है। तो नॉर्थ कोरिया में उस टाइम पे वो AQ खान विजिट करते हैं। नॉर्थ कोरिया भी उस टाइम पे न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा था, न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो वहाँ पे जब विजिट करते हैं तो और भी यह बात पुख्ता हो जाती है कि पाकिस्तान इस बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा है जिससे वो परमाणु परीक्षण कर सके। इसी दौरान में भारत में राजनीतिक उथल पुथल होती है और 1975 में इमरजेंसी लगा दी जाती है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। इसके बाद 1977 में फिर से चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी हार गई थी और अब एक गैर कांग्रेसी पीएम बने जो कि मोरारजी देसाई थे। ऐसा कहा जाता है कि मोरारजी देसाई की राजनीतिक छवि एकदम साफ थी, इसके साथ ही पारदर्शी भी थी, और वो गांधीवादी मूल्यों का समर्थन करते थे, गांधीवादी विचारों के समर्थक थे, उन पर चलते थे। तो जैसे ही वो पीएम बने, उनको रॉ के काम के बारे में पता चला, रॉ के बारे में पता चला, तो वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे देश के लोग, हमारी देश की एजेंसीज किसी दूसरे देश में जाकर इंटरफेयर करें, उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करें, जासूसी करें। इस कारण से उन्होंने रॉ का जो बजट था उसमें 30 से 40% की कटौती कर दी थी, जिससे नाराज होकर रॉ के जो चीफ थे RN काओ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद रॉ के लिए एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। इसी दौरान में जो रॉ एजेंट्स थे वो पाकिस्तान में अपना काम कर रहे थे, और जो खान रिसर्च लेबोरेटरी थी जहाँ पे ये परमाणु परीक्षण का काम चल रहा था, उसी के बाहर एक नाई की दुकान थी। वहाँ पे इन एजेंट्स ने जाना शुरू किया क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ से शायद कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए या कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो इस बारे में जानकारी दे सके। बहुत वक्त लगा, वो अपनी इस छानबीन में लगे रहे। फिर उन्हें पता चला कि इस रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट इस सैलून में बाल कटवाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने यहाँ पे जब वो साइंटिस्ट बाल कटवाने आए तो उन साइंटिस्ट के कुछ बाल इकट्ठा किए और अपने एजेंट्स और सोर्स के माध्यम से उन बालों को टेस्टिंग के लिए इंडिया भिजवाया गया, क्योंकि आपको पता है जैसे बाल है, नाखून है या चमड़ी है, इनसे DNA टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो वो बालों की टेस्टिंग के लिए उनको इंडिया भेजा गया था अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, एजेंट्स के माध्यम से। जब उन बालों की टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इनमें बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशंस है। रेडिएशंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो बड़ी प्लानिंग जरूर हो रही है, न्यूक्लियर टेस्ट जैसी कुछ बात जरूर है, इसीलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में इन बालों में रेडिएशंस पाई गई है। ये कंफर्म होने के बाद रॉ के कान खड़े होते हैं। इसी दौरान में जो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है जिसको मोसाद कहते हैं, वो भी रॉ के साथ अपना ऑपरेशन चला रही थी इस पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए। यानी कि इन दोनों का, मोसाद और रॉ का सीक्रेट जॉइंट जो ऑपरेशन है वो चल रहा था। तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाला है, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, तो मोसाद इस जो साइट है खान रिसर्च लेबोरेटरी, इस पर बम गिराकर इसको तहस नहस करने की प्लानिंग बनाता है। लेकिन जब ये प्लानिंग बनाता है तो उसमें एक दिक्कत थी कि वो अगर इजराइल से कोई प्लेन उड़ेगा और पाकिस्तान पर आकर बम गिराकर वापस जाएगा तो ये दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसको एक जगह कहीं पे रिफ्यूलिंग के लिए लैंडिंग करनी पड़ेगी, कहीं पे फ्यूल भरवाना पड़ेगा। तो इस लैंडिंग के लिए इजराइल ने ये प्लान बनाया कि हम गुजरात के आसपास कहीं पे ये लैंडिंग करके रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात से पाकिस्तान की दूरी बहुत कम है। तो इस रिफ्यूलिंग के कारण वो पाकिस्तान के इस जो रिसर्च सेंटर है, लेबोरेटरी, इसको तहस नहस आराम से कर सकते हैं। तो मोसाद के द्वारा भारत से इस लैंडिंग की परमिशन लेने के लिए रॉ एजेंट के माध्यम से सूचना भारत भिजवाई गई। इसी दौरान में जो रॉ एजेंट्स थे उनके जाल में एक ये लेबोरेटरी जो है रिसर्च लेबोरेटरी, इसका एक साइंटिस्ट फंस जाता है और वहाँ का पूरा ब्लूप्रिंट $10,000 में देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो अब ये $10,000 की परमिशन पीएम से लेनी थी रॉ को। जब इस बारे में परमिशन लेनी चाहिए तो मोरारजी देसाई ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जासूसी नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस $10,000 की परमिशन नहीं दी, जिससे वो ब्लूप्रिंट हमें नहीं मिल सका। इसके अलावा
मोसाद को भी यानी कि इसराइल को भी यहाँ पे लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर इसराइल को यहाँ पे लैंडिंग की परमिशन दी गई, रिफ्यूलिंग की गई, और अगर मोसाद उन ठिकानों को, उस लेबोरेटरी को तबाह कर देता है, तो उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से युद्ध में उतर आए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही युद्ध हो चुका था। तो इसलिए वो परमिशन नहीं देते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि वो गांधीवादी विचारधाराओं के समर्थक थे, तो इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। इस बारे में बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है जो इस बारे में जानकारी देती है। ये सब चल रहा था, इसी दौरान में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को हटाकर, उनका तख्ता पलट कर जिया-उल हक नए पीएम बन जाते हैं पाकिस्तान के। अब क्योंकि जिया-उल हक तख्ता पलट करके पीएम बने थे, जो कि आर्मी चीफ थे, तो वो अपने आप को मान्यता दिलवाने के लिए जो बड़े बड़े देश थे उनके राष्ट्राध्यक्षों से फ़ोन पर बात किया करते थे, अलग अलग माध्यमों से समय समय पर बात किया करते थे। तो वो मोरारजी देसाई से भी बात किया करते थे। एक दिन मोरारजी देसाई जिया-उल हक से फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो बातों ही बातों में उन्होंने इस परमाणु परीक्षण वाली बात जिया-उल हक को बता दी। उन्होंने जिया-उल हक से कहा कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे रावलपिंडी के नज़दीक एक खान रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पे परमाणु परीक्षण करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बारे में भारत को पता है। अब मोरारजी देसाई ने जिया-उल हक पर विश्वास करके उसे ये बात बता तो दी थी, लेकिन जैसे ही उसे इस बारे में पता चला तो उसने ऑर्डर देके सेना को और जो भी एजेंट्स थे, सीक्रेट एजेंट्स काम कर रहे थे पाकिस्तान में, चाहे वो भारत के हो या कहीं के भी, स्पेशली भारत के एजेंट्स को टारगेट किया गया, और जितने भी एजेंट्स थे उनको ढूंढ कर, उनकी पहचान करके उनको मार दिया गया। क्योंकि उस समय तक रॉ ने अपना एक बहुत अच्छा नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में बना लिया था, लेकिन इस बारे में जानकारी पाकिस्तान के पीएम को पता चल जाने के कारण उसने इन रॉ एजेंट्स को ढूंढ कर मरवा दिया। इसके अलावा इन एजेंट्स के जो सोर्स थे उनको भी मरवा दिया गया, जिसके कारण कुछ समय के लिए भारत की जो पाकिस्तान में पकड़ थी, रॉ एजेंट्स की पकड़ थी, वो कमज़ोर हो गई थी वापस से। हालांकि जब पाकिस्तान के पीएम को पता चला कि भारत को उनके इस प्रोग्राम, इस प्लानिंग के बारे में पता है, तो इस डर में कि कहीं दूसरे देशों को, पूरे विश्व को इस बारे में नहीं पता चल जाए, उसने इस प्रोग्राम को डिले कर दिया। पहले चीन और फ्रांस भी पाकिस्तान का इस रिसर्च में साथ दे रहे थे, क्योंकि उसने सबको यही बताया था कि वो इस रिसर्च का यूज़ परमाणु बम बनाने में नहीं बल्कि और किसी के लिए यूज़ करने वाला है। तो फ्रांस और चीन दोनों उसका साथ दे रहे थे, लेकिन जब फ्रांस को इस बारे में पता चला तो वो उससे पीछे हट गया और उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो इससे डरकर पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को थोड़ा डिले कर दिया। पाकिस्तान 1984 में अपना ये न्यूक्लियर टेस्ट करने की प्लानिंग बना रहा था, उसका ये प्लान था, लेकिन जब भारत को इस बारे में पता चला था तो इस वजह से उसने इस प्रोग्राम को डिले कर दिया, और इसके बाद 1998 में उसने अपना ये परमाणु परीक्षण किया था, जो कि सफल भी रहा था। यानी कि 1984 से 1998 तक 14 साल का डिले हो गया था। हालांकि उसने अपना परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था, लेकिन अगर मोरारजी देसाई इस बारे में कदम उठा लेते, उसको रोकने का प्रयास कर लेते, शायद वो $10,000 की जो परमिशन चाहिए थी वो दे देते, या फिर जो मोसाद वहाँ पे ऑपरेशन करना चाहता था, वहाँ पे बम गिराना चाहता था, तो रीफ्यूलिंग की परमिशन दे देते, तो हो सकता था पाकिस्तान कभी परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से एक पीएम की नीतियों के कारण, उनकी जो विचारधारा थी उसके कारण पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण करने में सफल हो गया था। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।